हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 7 द एडवेंचर के पार्ट 4 के बारे में, जिसको लिखा है जयंत नॉर्लीकर ने। और अब तक हमने 3 पार्ट में इस लेसन को पढ़ा है और हमने क्या देखा है कि इस लेसन में एक बहुत ही जाने माने जो इसके हीरो हैं, जो कह दिया जाए कि जो खास कैरेक्टर हैं इसके, उनका नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे। और गंगाधर पंत गायतोंडे कहीं जा रहे होते हैं, इतिहासकार है और कहीं पर भाषण वगैरह देने जा रहे होते हैं। और जाते समय वो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, मतलब भाषण देने के बारे में, और एक्सीडेंट हो जाता है अचानक और वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में वो पड़े पड़े है ना उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहे होते हैं। और किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो? पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में, क्योंकि वो इतिहासकार थे, इतिहास के बारे में सोच रहे थे। यदि पानीपत की तृतीय लड़ाई में, जैसे पानीपत की तृतीय लड़ाई में हमने देखा कि हम जानते हैं मराठा हार गए थे और अब्दाली जीत गया था। यदि मराठा जीत गए होते तो क्या हुआ होता है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है। और फिर वो कोमा में पड़े पड़े ही कहीं पर जा रहे होते हैं और कहीं जो है अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए वो एक किसी लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पर जो है लाइब्रेरी में एक जो बखर यानी कि एक पुस्तक है मराठी भाषा में, उसको बखर कहते हैं, उसका एक पेज उनकी जेब में रह जाता है। वो आगे जाते हैं कहीं आज़ाद मैदान पर भाषण देने के लिए, तो जनता उनको स्टेज से बाहर उतार देती है, भगा देती है। तो जो पेज है उनका उनकी जेब में रह जाता है। अब वो कोमा से जस्ट बाहर आते हैं और मतलब जो है उनका दोस्त है राजेंद्र देशपांडे, उससे अपने सारे डाउट से क्लियर करना चाहते हैं। तो राजेंद्र देशपांडे उनको समझाता है कि ये स्थिति जो होती है ये 2 साइंटिफिक थ्योरी के कारण आपके यहाँ पर निर्मित हुई है आपके दिमाग में। पहली है एक तो क्वांटम थ्योरी और दूसरी है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी जिसको हम बोल सकते हैं विध्वंस की अवधारणा, यानी कि दुनिया में यदि एक छोटा सा चेंजेस हो जाता है तो उसके कारण जो है बड़ा ही महाप्रलय आ सकता है। और एक क्वांटम थ्योरी होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि राजेंद्र किस प्रकार से जो है प्रोफेसर गायतोंडे यानी कि गंगाधर पंत गायतोंडे को कन्विंस करते हैं, किस प्रकार वो लेकर आते हैं। ठीक है, कहाँ पर? वर्तमान समय में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पार्ट 4 है, पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा, तो कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम। राजेंद्र प्रोफेसर गायतोंडे को साइलेंस रहने के लिए मोशन करते हैं, इशारा करते हैं और कमरे में टहल रहे हैं, सोच रहे हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। ऑब्वियसली यानी कि मुख्यतः जो मेन बात यही है कि वो बहुत ही मेंटल स्ट्रेन में, यानी कि बिल्कुल मानसिक दबाव में है। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, अंत में वो मुड़ते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरी एज नोन टुडे। कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो है अनुभव को, जो आपने जो भी सहन किया है, उस सारी चीज़ों को मैं सामने लाने का प्रयास करूंगा, आपके अनुभव को मैं सही साबित करने का प्रयास करूंगा 2 वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर, जो कि आजकल जानी जाती है। Whether I succeed or not in convincing you of the fact, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience। मैं इस चीज़ में कितना सफल हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ आपको कन्विंस करने में, ये फैक्ट रहेगा जो आपको जज करना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आप ही उस फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस यानी कि शानदार अनुभव से गुजरे हैं अच्छी तरह से, या फिर कहा जाए तो कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस यानी कि विध्वंस की अवधारणा या अनुभव से आप गुजर कर आए हैं। तो आप ही मेरे को बताएंगे कि मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायतोंडे को 2 वैज्ञानिक अवधारणाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी 2 अवधारणा है। चलिए, पहली है कि प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड। तो प्रोफेसर गायतोंडे उससे बोलते हैं राजेंद्र से कि तुम जारी रखो, मैं बहुत अच्छे से, आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ। तो राजेंद्र कंटिन्यूड पैसिंग एज ही टॉक्ड। तो राजेंद्र चलता हुआ अपनी बात जारी रखता है, कमरे में टहल भी रहा है वो। यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एट दैट सेमिनार। तुमने उस सेमिनार में कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। इस थ्योरी को हम पानीपत के युद्ध में अप्लाई करके देखते हैं। वार्स फाउट फेस टू फेस एंड ओपन ग्राउंड ऑफर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी। युद्ध जो कि फेस टू फेस यानी आमने सामने लड़ा गया, एक जो है खुले मैदान में, वो इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए एक्सलेंट एग्जाम्पल होगा, यानी कि सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है।
द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। मराठा और अब्दाली के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्सेस। उन दोनों में, लेटर्स ट्रूप में और अपोजिंग फोर्सेस में बिल्कुल भी डिस्पैरिटी नहीं थी, यानी कि दोनों ही लगभग बराबरी की सेनाएं थी। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल, उनके जो आर्मर थे, जो हथियार थे, वो भी कंपेरेबल थे, तुलनात्मक रूप से बराबरी के थे। सो ए लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। इसलिए इस युद्ध में जो खास चीज डिपेंड थी किसके ऊपर थी, लीडरशिप में और मॉरल में, कि किसमें ज्यादा मनोबल है और कौन ज्यादा कुशल नेतृत्व कर सकता है। मैंने दोनों के पास हथियार बराबर थे, सैनिक बराबर थे, तो मेन चीज किसके ऊपर डिपेंड थी कि कौन अच्छा जो है नेतृत्व कर सकता है अपनी सेना का और किस सेना में ज्यादा मनोबल है। The juncture at which Vishwas Rao, the son of and the heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point। और इस लड़ाई में जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था, जो पेशवा का पुत्र था विश्वास राव, उसकी मृत्यु है ना, वही एक बड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट था। यदि उसकी मृत्यु नहीं होती तो क्या होता, या हो गई तो क्या हुआ उसका कारण। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास में बताया गया है, हिज अंकल भाऊ साहेब रश्ड इनटू द मेली एंड वाज नेवर सीन अगेन। और उसके अंकल जो भाऊ साहब थे वो भी उस मेली की तरफ, उस युद्ध जो लड़ रहे थे उधर दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे विश्वास राव मरता है वो भी युद्ध में सेनाओं के बीच घुस जाते हैं और वो भी दोबारा नहीं दिखते। हो सकता है कि वो भी कहीं मर गए होंगे या बचे होंगे। वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन। हो सकता है कि वो युद्ध में मारे गए या फिर बच गए, ये कोई नहीं जानता है। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लॉजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल। लेकिन ट्रूप यानी कि जो सेना थी उस पार्टिकुलर मोमेंट में बहुत ज़्यादा है ना, जब उन्होंने देखा कि उस खास क्षण में उनका जो लीडर है, उनका जो सेना नायक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उनके लिए खास इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उससे ही ज़्यादा फर्क पड़ता है सेना को। दे लोस्ट देयर मॉरल, तो उनका मनोबल टूट जाता है सेना का। एंड फाइटिंग स्पिरिट, और उनकी लड़ने की जो स्पिरिट थी वो भी खत्म हो जाती है। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और पूरा ही विनाश हो जाता है, उजाड़ हो जाता है। यानी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था कि विश्वास राव मर गया और जो भाऊ साहेब थे उसके अंकल वो भी सेना के अंदर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, ना जाने कहाँ गए। इस कारण से उनको देखकर उनकी जो सेना थी उसका मनोबल टूट जाता है और वो युद्ध हार जाते हैं। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव shown me on that torn page is the course taken by the battle। बिल्कुल सही प्रोफेसर, राजेंद्र बात करते हैं कि तुमने मुझे जो पेज दिखाया, जो फटा हुआ पेज दिखाया था बकर का, युद्ध के टाइम का ही वो पेज था। व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, और उस पेज में क्या लिखा था कि जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो विश्वास राव को नहीं लगती, मिस हो जाती है। अ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, तो जो सारा इवेंट था वो दूसरे रास्ते चला जाता है। यानी पहले जो इतिहास हम जानते हैं उसमें विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है, और जो पेज तुम्हारी जेब से निकला था उसमें विश्वास राव की मृत्यु नहीं होती है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप वाज आल्सो द अपोजिट, और इस कारण से जो ट्रूप था, जो सेना थी, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इट बूस्टेड देयर मॉरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। और इस कारण से क्या होता है कि उनने जब देखा कि विश्वास राव नहीं मरा है तो उनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है ना, और एक जो है बहुत ही तीव्र जो है आवेग आ जाता है, फिर से वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं सारे सैनिक, और इस कारण से पूरा बदलाव आ जाता है। ये राजेंद्र ने ये बात कही। अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई है ना, राजेंद्र प्रोफेसर को बता रहा है कि अब क्या हुआ आपके साथ में। आगे देखते हैं, मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वोन, बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच हैज ए यूनिक हिस्ट्री। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी, गंगाधर पंत सेड। तो अब राजेंद्र इस तरह से उनको समझा रहे थे, तो गंगाधर पंत ने कहा कि यही इसी प्रकार का स्टेटमेंट वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के साथ भी लोगों ने कहा था कि यदि ऐसा हो गया होता तो नेपोलियन जीत गया होता। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है, हम इस एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं और इसका एक यूनिक इतिहास है, एक अनूठे संसार में रहते हैं और अनूठा इसका इतिहास है। और ऐसा बोलना कि इट माइट, ऐसा होने से ऐसा हो गया होता, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेकुलेशन, अटकलबाजी के लिए ठीक है लेकिन वास्तविकता के लिए ठीक नहीं है। यानी कि गंगाधर पंत यहाँ पर कहते हैं राजेंद्र देशपांडे को कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, ये सारी चीजें बोलने में अच्छी लगती है लेकिन ये वास्तविकता से संबंधित नहीं है।
I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, राजेंद्र said. अब राजेंद्र बोलता है कि I take issue with you there. मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे यहाँ पर आपके साथ तालमेल नहीं है, मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा विरोध करता हूँ। और इनफैक्ट हालांकि आपकी इस बात से मैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं जो कि थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। राजेंद्र ऐसा बोलता है। तो गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड। एक्सपेक्टेंटली का अर्थ होता है थोड़ा सा आशातीत, यानी थोड़ी उम्मीद के साथ फिर से गंगाधर पंत राजेंद्र की बात को सुनना शुरू करते हैं। अब राजेंद्र क्या बोलते सुनिएगा। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? हम वास्तविकता से क्या समझते हैं? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंस। हम इसको हमारे सेंस के द्वारा, है ना, अनुभव करते हैं। जैसे हमने कोई चीज देखी कि आग लगी हुई है, तो हम देखते हैं हमारी आंखों से कि हाँ आग लगी हुई है ना। कानों से सुनते हैं कि, है ना, कोई चिल्ला रहा है। तो ये वास्तविकता हम हमारे सेंस के द्वारा अनुभव करते हैं। और इनडायरेक्टली विया इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट, इसी यंत्र के द्वारा देखते हैं कि हमने टीवी पे देख लिया, हमने मोबाइल में देख लिया, हमने रेडियो पे सुन लिया, तो हम उस चीज को क्या मानते हैं? यथार्थ मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? लेकिन क्या हम जो देखते हैं वही सच होता है? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन? क्या इसका कोई दूसरा भाव भी होता है, दूसरा प्रभाव भी होता है, दूसरा ढंग भी होता है रियलिटी को देखने का? That reality may not be unique has been found from experiment on very small system of atom and their constituent particles. लेकिन जो वास्तविकता होती है वो इतनी अद्वितीय नहीं होती है, और ये चीजें एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम के ऊपर, जैसे कि एटम यानी परमाणुओं के ऊपर, और उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्म कणों के ऊपर, यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का छोटा कण होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब बहुत ही छोटे कण के ऊपर जब ऐसा प्रयोग किया गया, यहाँ पर राजेंद्र देशपांडे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वास्तविकता हम आंखों से देखते हैं, सेंस के द्वारा हम अनुभव करते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, वही सच नहीं होता है। और ये बात छोटे छोटे कणों को प्रयोग में लाकर की गई। व्हेन डीलिंग विथ सच सिस्टम द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्लिंग। और जब इस सिस्टम के ऊपर किस फिजिसिस्ट लोगों ने, यानी वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए, तो जो परिणाम आए वो बहुत ही स्टार्लिंग थे, यानी चौंकाने वाले थे। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नोन। कि ये जो सिस्टम होता है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही सत्य है। ये छोटे छोटे कणों के ऊपर प्रयोग किया है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये सिस्टम है ना, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास जितने भी फिजिकल लॉ गवर्निंग हो, यानी कि जितने भी हमारे पास नियम हो फिजिक्स के या किसी भी चीज के, किसी भी विज्ञान के, सारे नियम का हम प्रयोग करके भी ये नहीं बता सकते कि वास्तविकता क्या हो सकती है। ये बात है ना वैज्ञानिकों ने एटम के जो पार्टिकल्स हैं सूक्ष्म, उनके ऊपर प्रयोग करके भी देख लिया है। अब इस बात को और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। मैं एक सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं। वेयर विल इट गो? ये कहाँ जाएगा? इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए। और यदि मैं एक बुलेट यानी कि एक बंदूक से गोली छोड़ता हूं एक निश्चित दिशा में, तो ये एट अ गिवन स्पीड, एक निश्चित स्पीड के साथ, आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम। तो मैं ये बता सकता हूँ, मैं जानूंगा कि इतने समय के बाद में गोली यहाँ चली जाएगी। यानी यहाँ पर राजेंद्र बता रहे हैं कि यदि हम एक सोर्स से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ें तो हम ये नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। लेकिन यदि हम एक स्पीड के साथ एक निश्चित दिशा में कोई गोली को छोड़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि इतनी दूरी के बाद ये गोली, ये बुलेट वहां पर चली जाएगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन एजर्सन फॉर द इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेगा। इट मे बी हियर, देयर, एनीवेयर। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट odds फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड टाइम। हम सिर्फ कोट कर सकते हैं, मतलब ऐसा अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। पूरी विज्ञान, पूरी हमारे ज्ञान को जो निचोड़ करके हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन इस समय पर यहाँ पर हो सकती है। बस ये बता सकते हैं हम किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, गोली के बारे में, बुलेट के बारे में तो हम सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन को जब हम छोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो गंगाधर पंत कहते हैं कि द लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी इवन एन
इग्नोरिज्म हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी होती है उसमें लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म, यानी कि उसमें किसी भी चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका अभाव होता है। ये बात मेरे जैसा अज्ञानी इतिहासकार भी जानता है। ये बात कौन कहता है? प्रोफेसर गायतोंडे। तो प्रोफेसर गायतोंडे राजेंद्र देशपांडे को कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूं कि क्वांटम थ्योरी में डिटर्मिनिज्म का कोई नहीं बता सकता, कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि कौन सी चीज इतने समय बाद कहां पर मिलेगी। सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर। तो यहां पर राजेंद्र कहते हैं तुम्हें इमेजिन करना है कि बहुत सारी दुनियाओं का चित्र देखना है कि इस दुनिया में के अलावा बहुत सारी दुनियाएं हैं इस ब्रह्मांड में। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेगा। इन अनदर इट इज ओवर देयर, दूसरे संसार में वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा। इन येट अनदर इट इज इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और तीसरे संसार में और कहीं मिलेगा। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। जब एक बार कोई इंसान देख ले, कोई वक्ता ऑब्जर्वर देख ले कि इलेक्ट्रॉन किस दुनिया में है, तो हम पता लगा लेंगे कि हम किस दुनिया में हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट जस्ट एज द सेम, लेकिन सारी दुनिया समझ लो कि एक ही दुनिया में, यानी कि सारी दुनियाएं एक ही ब्रह्मांड में है। राजेंद्र पोज टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र अपने विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न करता है। यानी कि यहाँ पर राजेंद्र बताता है कि आप अलग अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरे में वहां पर होगा, तीसरे में और कहीं होगा, लेकिन सारी दुनियाएं हैं एक ही दुनिया के अंदर। ठीक है। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ल्ड, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। तो प्रोफेसर गायतोंडे इनसे पूछते हैं कि क्या फिर इन दुनियाओं के बीच में कोई संबंध है? यस एंड नो, इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर राजेंद्र कहते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कल्पना कीजिए दो संसार के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि दोनों ही दुनियाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है, यानी कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर दुनिया में, हर संसार में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। अब गंगाधर पंत बीच में बोल उठते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं जैसे कि सन के आसपास हमारे ग्रह लगाते हैं, सूर्य के आसपास ग्रह लगाते हैं? नो क्वाइट, ऐसा नहीं है। राजेंद्र बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री का अर्थ होता है कि हम प्लैनेट जो ग्रह होते हैं हमारे, उनके गमन पथ को, यानी कि जिस पथ में वो गमन करते घूमते उसको जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटिंग करते हैं, है ना, बहुत बड़ी संख्या में एक स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर, यानी कि अवस्था में बहुत बड़ी संख्या में एक पथ पर गमन करते हैं। दिस स्टेट्स में बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। और ये जो स्टेट्स होती है ये संसार को आइडेंटिफाई करने का जरिया हो सकता है। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। पहले स्टेट में, स्टेट नंबर 1 में हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जो उच्च ऊर्जा में रहते हैं। इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। और दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि वो बहुत ही न्यून एनर्जी के साथ में है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन। ये जंप कर सकते हैं हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, ठीक है, और एक पल्स ऑफ रेडिएशन छोड़ते हैं। और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। या फिर एक पल्स ऑफ रेडिएशन इनको नॉक करता है, इनको धकेलता है नंबर 2 की स्थिति से नंबर 1 की स्थिति में। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये जो ट्रांजिशन होते हैं, ये जो विभाजन होता है या पथ का पृथक्करण होता है, ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में होता है। माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मतम जो सिस्टम होता है उसमें होता है, यानी कि छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आ जा सकते हैं। व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल? राजेंद्र सेड। अब राजेंद्र कहता है कि यदि इसी चीज को हम मैक्रोस्कोपिक यदि सिस्टम में जोड़े तो क्या होगा। यानी कि जैसे हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ हो सकते हैं, तो फिर हम यदि वस्तुओं को भी सोचे, बड़े रूप में सोचे कि एक दुनिया में ऐसा हो सकता है, दूसरी दुनिया में वैसा हो सकता है, तो फिर वो भी तो कारण हो सकता है कि आपने ये सारी चीजें सोची।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजेंद्र देशपांडे क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके माध्यम से गंगाधर पंत को समझाने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी दुनिया, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है, तो हर दुनिया के अंदर क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आ जा सकते हैं। तो ये चीज हम बड़े रूप में भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, कुछ घटनाओं की बात भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगाधर पंत कहते हैं आई गेट यू, मैं समझ गया, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत आस्क्ड, तो गंगाधर पंत पूछते हैं कि मैं समझ गया, तुम ये बताना चाह रहे हो कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया और वापस आ गया। फैंटास्टिक थॉट, इट सीम्स दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। तो जो अपने राजेंद्र देशपांडे हैं वो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया विचार है, बस यही मैं तुमको समझाना चाह रहा था, मैं इसी एक्सप्लेनेशन के साथ तुमको समझा सकता हूं। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। मेरी थ्योरी ये है, मेरा सिद्धांत ये है कि जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होती है, यानी जो विध्वंस की स्थिति होती है, वो पूर्णतः ऑफर करती है डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव हमारे सामने रखती है। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न्ड ऑल अल्टरनेटिव्स आर वैल्यूएबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि सारे ही जो अल्टरनेटिव है वो वास्तविकता के लिए सही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ एक ही चीज को ऑब्जर्व करता है एक टाइम में। यानी यहाँ पर राजेंद्र देशपांडे ऐसा बताते हैं कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में ऐसा होता है कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज घटती है, हर घटना होती है, लेकिन जो देखने वाला होता है वो एक समय में एक ही घटना को देखता है, उसके लिए वही सत्य है। मतलब समझिएगा आप कितनी बड़ी बात है कि राजेंद्र देशपांडे ने कहा कि अलग अलग तरह से घटनाएं घटित होती है, लेकिन जो इंसान उसको देखता है वो एक ही नजरिए से देखता है, उसके लिए वही घटना घटित हुई, जबकि वो दूसरी घटनाएं भी उसी समय घटित होती है, लेकिन वो दूसरे देखने वाले नहीं है, इसलिए वो हमको लगता नहीं कि वो घटना घटित हुई है। आगे बात करेंगे। बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन यू वेर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट ए टाइम। बाई मेकिंग ए ट्रांजिशन, यानी कि एक पृथककरण के कारण, एक ट्रांजिशन के कारण, एक बदलाव के कारण आपने दो संसार का अनुभव किया, लेकिन आप रहे एक ही संसार में एक ही समय। द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days। एक संसार वो जिसमें अभी आप रह रहे हैं और एक संसार वो जिसमें आपने 2 दिन बिताए। वन हैज द हिस्ट्री वी नो, एक का इतिहास हम जानते हैं, है ना, सभी जानते हैं एक का इतिहास की जो है विश्वासराव की मृत्यु हो गई थी। द अदर डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे का इतिहास अलग है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और जो सेपरेशन हुआ यानी विभाजन हुआ और द्विविभाजन हुआ, बाइफर्केशन का अर्थ हुआ द्विविभाजन, जो विभाजन और द्विविभाजन हुआ वो कहां पर हुआ, पानीपत की लड़ाई में हुआ। और यू नाइदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉर टू द फ्यूचर, यू वेर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंस ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप ना तो पास्ट में गए ना ही फ्यूचर में गए, आप प्रेजेंट में ही रहे, लेकिन आपने दो दुनियाओं का अनुभव किया। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी many more different worlds arising out of bifurcation at different point of time। और निसंदेह एक ही समय में अलग अलग दुनिया में अलग अलग घटनाएं होती है, अलग अलग द्विविभाजन होता है, जिसको अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम से देखा जा सकता है। अब आगे बात करेंगे, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसे राजेंद्र कंक्लूडेड कर रहे थे यानी कि पूरी चीज का सारांश निकाल रहे थे, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वाज बिगिनिंग टू बोदर हिम मोस्ट। गंगाधर पंत ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा जो उनको बहुत समय से परेशान कर रहा था कि बट व्हाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन मैंने परिवर्तन किया ही क्यों, मतलब ये परिवर्तन मैंने क्यों किया। तो अब सुनिए जो कारण है, जो मेन चीज है इस पार्ट का अंत में सारांश निकलता है कि इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सोल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो राजेंद्र कहते हैं कि यदि मेरे को उत्तर पता होता तो मैं बहुत सारी समस्याएं सुलझा लेता कि आपने परिवर्तन क्यों किया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि देयर आर मेनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इन साइंस, विज्ञान में बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चन हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन ये मेरे को अनुमान लगाने से नहीं रोक सकता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीड। अब राजेंद्र मुस्कुराया और उसने आगे बात कहना शुरू किया। उसने कहा कि यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजेक्शन। आप जब किसी चीज में इंटरेक्शन करते हैं यानी कि बदलाव लाने के लिए आपको किसी भी चीज की
ट्रांजिशन लाने के लिए आपको किसी धक्के की या किसी टकराव की जरूरत पड़ती है। मतलब आप जैसे कहते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं याददाश्त आ गई, याददाश्त चली गई, तो जब तक उसको किसी चीज का झटका नहीं लगता है तब तक परिवर्तन नहीं होता है। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन, हो सकता है कि जब आपकी टक्कर हुई आपकी कार की और ट्रक की, यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी, आप कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे होंगे, एंड इट्स रोल इन वार्स, और उस युद्ध में यदि कोई चीज हो जाती है तो उसका परिणाम कैसे निकल कर आता होगा इस बारे में आप सोच रहे होंगे। मे बी यू वेर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि आप जब कार चला रहे हो और जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आप पानीपत की लड़ाई के बारे में सोच रहे होंगे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन यूर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, हो सकता है कि आपकी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सिस्टम है, जो नर्व कोशिकाएं हैं, वो एकदम से ट्रिगर हो गई हो, एकदम से उत्तेजित हो गई हो। यानी कि आप जब कार चला रहे होंगे तब आपने पानीपत की लड़ाई में कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोचा होगा, और उस समय आपकी टक्कर हो गई, आप कोमा में चले गए और आप जो है पानीपत की लड़ाई में चले गए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, प्रोफेसर गायतोंडे said। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि बहुत अच्छा अनुमान, यानी आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया। मैं वास्तव में वंडरिंग कर रहा था, सोच रहा था हिस्ट्री के बारे में कि यदि पानीपत की लड़ाई का रिजल्ट यदि दूसरा होता तो फिर क्या होता। That was going to be the topic of my 1000 presidential address, और ये मेरे 1000वें भाषण का टॉपिक भी होने वाला था। यानी प्रोफेसर गायतोंडे 999 भाषण दे चुके होते हैं और 1000वां भाषण देने जा रहे थे। उस समय वो सोच रहे थे कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में कि यदि पानीपत की लड़ाई का परिणाम दूसरा होता तो क्या हुआ होता, और उसी समय उनकी टक्कर हो जाती है और वो इतिहास में घुस जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं, तो उनका ब्रेन जो है वहीं पर रह जाता है। नाउ यू आर इन अ हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। अब यहाँ पर राजेंद्र लॉवडेन हंसते हुए बोलते हैं कि अब तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो कि तुम लोगों को अपने रियल लाइफ अनुभव के बारे में बता सकते हो, ना कि उनसे अटकलबाजी वाली बातें करोगे। यानी कि अब तुम बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो कि तुम बता सकते हो कि तुम 2 दिन कहाँ पर रहे, बिल्कुल तथ्य के साथ में। बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, अब राजेंद्र हंस रहे थे लेकिन गंगाधर पंत अभी भी गंभीर थे। नो राजेंद्र, और वो कहते हैं राजेंद्र से, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन द आजाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। मेरा जो 1000वां भाषण है, जैसे उन्होंने कोमा में रह के 1000वां भाषण दिया था, लोगों ने मंच से उतार दिया था, तो याद करते हैं कि मेरा 1000वां भाषण आजाद मैदान में हो गया जब लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से वहां पे रोका। नो द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग। अब प्रोफेसर गायतोंडे जो कि है ना अपनी चेयर, अपनी कुर्सी को बचाते हुए गायब हो गए थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब वो कभी भी दोबारा किसी मीटिंग में, किसी भाषण में दिखाई नहीं देंगे। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, और मैंने पानीपत के सेमिनार वाले जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भी अपना रिग्रेट भेज दिया है कि मैं नहीं आ सकूंगा, इसका मुझे खेद है, अब मैं दोबारा किसी सेमिनार में नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा लेसन। हमने देखा कि किस प्रकार कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के माध्यम से प्रोफेसर गायतोंडे कार चलाते समय जो चीज सोच रहे होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो उनका जो माइंड है वो इतिहास की उसी जगह पर चला जाता है कि वो उस समय सोच रहे होते हैं कि पानीपत की लड़ाई का परिणाम यदि ऐसा होता है, विश्वास राव जीत जाता तो क्या होता। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर उनका जो दोस्त है राजेंद्र देशपांडे, वो बिल्कुल सटीक उनको उत्तर बताता है। आई होप आपको लेसन समझ में आया है। इसी प्रकार का लेसन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और है ना कमेंट कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।